नाम और जयपुर में फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रावत एजुकेशनल ग्रुप, जिनके लीडिंग इंस्टीट्यूशन प्रताप नगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल ने चाहे एकेडमिक्स हो या इनोवेटिव एक्टिविटीज, हर ओर बनाए सफलता के कई रिकॉर्ड्स और जीते इंटरनेशनल अवार्ड्स भी। CBSE affiliated school from classes Montessori to 12, Science and Commerce, Rawat Public School, Sector 17, Pratap. सिटी हेल्थ के एक और एपिसोड में मैं इस्मा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमारे सिटी हेल्थ यानी कि हेल्थ और फिटनेस शो में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम बुलाते हैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। हम कोशिश करते हैं कि आपके आसपास की जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुलझाने की कोशिश करें। हमारी रिसर्च टीम लगातार ये कोशिश करती है कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बातचीत हमें इस प्रोग्राम में करनी चाहिए। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ में है एक और स्पेशलिस्ट, एक और डॉक्टर नवीन शर्मा, जो कि जयपुर के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हैं और वो आज हमसे बात करने वाले हैं तरह तरह की नी और शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। हम जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे ख्याल से हम सबको बहुत ज्यादा बॉदर करता है, चाहे हम हो चाहे हमारे घर में बुजुर्ग, हमारे परिजन, उन्हें घुटनों की समस्याएं, कंधे की समस्याएं, मॉडर्न लाइफस्टाइल में इस तरह की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। तो आज के सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर नवीन शर्मा से इन्हीं समस्याओं के बारे में। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में। थैंक यू। तो डॉक्टर शर्मा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल खासकर मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम हेल्थ कॉन्शियस तो बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ समस्याएं भी उसी तरह तेजी से बढ़ रही हैं और खासकर नी से, घुटने से जुड़ी हुई और शोल्डर से जुड़ी हुई समस्याएं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी वजह क्या है, ये समस्याएं भी तेजी से बढ़ क्यों रही हैं? देखिए, घुटने और कंधे की समस्याएं तो हमेशा से ही रही हैं, लेकिन अब इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से लोगों की एक तो वर्कलोड बढ़ रहा है, आप जॉब अब 8 से 8 की जॉब है, बल्कि 24 आवर इंसान अपने काम में बिजी है, भागा दौड़ी में बिजी है। उसके अलावा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, वेट, हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो वेट भी उसकी वजह से एक कारण बन जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कई बार हम लोग एक्सरसाइज, अपने आप को सुधारने के चक्कर में गलत एक्सरसाइज कर लेना, या स्पोर्ट्स के लिए हमको प्रॉपर वार्म अप करने बिना ही आप स्पोर्ट्स खेलने लग जाना, या बिना ट्रेनिंग के जिम में अचानक से किसी भी फिल्म स्टार को देख के 6 पैक बनाने की कोशिश कर देना। तो इस प्रकार की कोशिशें करने से भी नी और शोल्डर की इंजरीज आजकल बढ़ती जा रही हैं, और काम का दबाव, काम का तनाव, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह है। दर्शकों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर नवीन शर्मा जर्मनी से ट्रेंड हैं, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो लोगों को एक्सरसाइज करते हुए या खेलते हुए आती हैं, ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए डॉक्टर नवीन शर्मा अब हमारे शहर जयपुर में मौजूद है आपकी सारी समस्याओं के हल के लिए। तो डॉक्टर शर्मा, अब आपसे जानना चाहेंगे कि घुटने और कंधे की सामान्य बीमारियां, जो विकार होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? देखिए, घुटने और कंधे दोनों ही क्षेत्रों की जो बीमारियां हैं उनको हम एज ग्रुप के हिसाब से बांट सकते हैं। यहाँ तक यंगर पॉपुलेशन का सवाल है, 35 से 40 साल की उम्र तक के लोगों का है, वहाँ पर घुटने की ज़्यादातर प्रॉब्लम चोट की वजह से, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, या स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से होती है, जिसमें घुटने की गद्दी यानी जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं वो फट जाना, या घुटने का लिगामेंट जिसे ACL या PCL कहते हैं वो फट जाना होता है। इसके अलावा घुटने के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी वजह से, गलत इलाज होने से या एक्सरसाइज नहीं होने से घुटने का टाइट हो जाना या स्टिफनेस भी एक वजह हो सकती है। जहाँ तक सवाल है कंधे का, तो यंग एज पॉपुलेशन में कंधे का बार बार उतरना या कंधे के लिगामेंट डैमेज हो जाना, ये एक प्रॉब्लम होती है जी। अगर हम 50 साल से अधिक उम्र में बात करें तो घुटने की आर्थराइटिस आजकल लगभग एक एपिडेमिक बन चुकी है। हर घर में दूसरा या तीसरा जो बूढ़ा सीनियर सिटीजन है वो घुटनों के दर्द से परेशान है, नीचे नहीं बैठ सकता है या सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है। तो घुटनों की बीमारियां काफ़ी कॉमन हो गई हैं बड़ी एज में। और कंधे का फ्रोजन शोल्डर जो डायबिटीज़ के लोगों में काफ़ी कॉमन है, जिसमें कंधे के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, कंधे में जकड़न हो जाती है, या कंधे की नस का फट जाना जिसे हमारी भाषा में रोटेटर कफ टियर कहते हैं, जिसमें पेशेंट अपना हाथ कंधे के ऊपर नहीं उठा पाता। तो ये सब कॉमन घुटने और कंधे की प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्थराइटिस जो है उसका नाम पहले इतना ज़्यादा नहीं सुना जाता था, लेकिन आज घर घर में आर्थराइटिस के आपको पेशेंट्स मिल जाएंगे। और ये फ्रोजन शोल्डर है या नी की प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं।
तो क्या जैसे कि आपने कहा कि 50 साल के बाद तो ये चीज़ें स्वाभाविक होती हैं कि हमारा जो बॉडी का, हमारे जॉइंट्स का वियर एंड टियर काफ़ी कुछ हो चुका होता है, तो ये बीमारियां अगर तब होती हैं तो ये स्वाभाविक है। लेकिन उससे पहले यदि ये बीमारियां होती हैं तो ये क्या एक्सीडेंट की वजह से ही होती हैं या शरीर की संरचना भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है? देखिए, घुटने और कंधे की बीमारियों में जेनेटिक्स का भी योगदान रहता है। आपके शरीर का बॉडी हैबिटस कैसा है, आप ओबीज है, मोटे हैं, डायबिटीज़ है या थायराइड आपके बहुत कम एज में चालू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो वजन है वो बढ़ जाता है, तो इसका भी असर शरीर पे पड़ता है, क्योंकि आखिरकार घुटने हमारे शरीर का सारा वजन झेलते हैं। तो मोटापा बढ़ने से भी घुटने और कंधे की जो बीमारियां हैं वो कम एज में भी हो सकती है। तो हमें अपने वजन का तो ध्यान बिल्कुल रखना ही चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफस्टाइल है वो भी बहुत जरूरी है, उस पर एक वॉच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासकर जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे ख्याल में जैसे कि आपने कहा कि घुटने ही हमारे शरीर का सारा बोझ वहन करते हैं, तो यदि आप को मोटापे से या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है आपको, तो आपको वॉच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि घुटने खराब होने के चांसेस मेरे ख्याल से ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि घुटने की बीमारियां कई तरह की होती हैं, बहुत तरह की घुटने की बीमारियां होती हैं, इसके लक्षण क्या है, किस तरह से हम जल्दी गेज कर सकते हैं कि ये लक्षण है तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए? देखिए, घुटने की बीमारी में एक तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो दर्द का होना। तो यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या अलगती पालगती मार के बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं और ऐसे में आपको घुटने में दर्द होता है, तो ये एक अपने आर्थराइटिस की या कार्टिलेज डैमेज की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आपको एक्सरे एकदम नॉर्मल है, फ्रैक्चर कुछ नहीं है, लेकिन आप तेज़ नहीं भाग पा रहे हैं, आप भागते हैं तो आपका बैलेंस नहीं बनता है, आपको लगता है कि कोई जो पैर का जो नसें हैं वो वैसी काम नहीं कर रही जैसी नॉर्मली करनी चाहिए, आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पैर में लिगामेंट, नी जॉइंट का जो लिगामेंट है ACL, उसकी टीयर की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल लॉकिंग एपिसोड होना, जैसे आप बैठ के खड़े होते हैं लेकिन आपका पैर सीधा नहीं होता, काफ़ी देर तक आप सीधा नहीं कर पाते, तो ये नी लॉकिंग का साइन हो सकता है। ऐसा पैर की गद्दी या वॉशर के फट जाने से ऐसा हो सकता है। यानी ये किसी एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं, वेयर एंड टियर की वजह से भी हो सकते हैं, दोनों वजहों से हो सकते हैं। और एक्सीडेंट कई बार इतना ट्रिवियल होता है कि हम उसको नोटिस ही नहीं करते। जैसे हम डांस कर रहे हैं, हम गरबा खेलने गए और आप मुड़े और झटके से मुड़ गए, साउंड आया, आपने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मल्टीपल एपिसोड्स लॉकिंग के चालू हो गए। तो स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में हमें काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ेगा कि जॉइंट में अगर हमें कुछ भी पेन है जो 3-4 दिन से ज़्यादा है, हमें नीचे बैठने में, अलगती पालगती या सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई पेन है जो कंटिन्यूसली 10-5 दिन से है, तो सिर्फ पेन किलर खाकर उसे दबाने की बजाय हमें सही समय पर स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में ये जो पेन है, जैसे आपने बताया एक्सीडेंटल इंजरी होती है, वो ज्यादातर एक घुटने में होती है। यदि दोनों घुटने में एक साथ प्रॉब्लम हो रही है तो वो कुछ और भी हो सकता है। अगर दोनों घुटनों में एक साथ प्रॉब्लम हो रही है तो ये आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। और अगर यंग पॉपुलेशन है तो एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में कॉन्ड्रोमलेशिया, जिसमें कि यंग पॉपुलेशन में कार्टिलेज की घिसावट चालू हो जाती है। तो अगर यंग पॉपुलेशन, आप यंग लेडी हैं, यंग जेंटलमैन हैं और आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपके घुटनों में पेन होता है सीढ़ी चढ़ने में, तो ये कॉन्ड्रोमलेशिया की शुरुआत हो सकती है। तो इसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, तो आपको एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यानी कि इन सिम्टम्स की तरफ, इन लक्षण की तरफ हमें थोड़ा सा विजिलेंट, हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि कोई खास अनयूजुअल सा पेन हो और मेरे ख्याल से लंबे टाइम तक अगर वो पेन चले तो ऐसे में डॉक्टर को दिखा लेना ज़्यादा ठीक रहता है। इसी प्रकार से कंधे की बीमारियों का भी मैं बताना चाहूँगा लक्षण। तो अगर आप, जैसे कई पेशेंट्स हैं जो कि हाथ को जब कंधे से ऊपर ले जाते हैं तो उनका कंधा उतर जाता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दोबारा से रिलोकेट करवा लेते हैं। तो बार बार अगर कंधे का डिसलोकेशन हो रहा है तो इसको हमारी भाषा में बैंकार्ड टीयर कहते हैं। तो ये भी एक ऐसी कंधे की बीमारी जिसको बार बार डिसलोकेशन को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जब भी आप डिसलोकेशन होता है तो कंधे को उससे डैमेज होता है और इससे कंधे की भी आर्थराइटिस हो सकती है। और डायबिटीज़ की बीमारी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। फ्रोजन शोल्डर भी इन दिनों काफ़ी आम हो गया है। ऑलमोस्ट मैं बीइंग ए फ्रोजन शोल्डर स्पेशलिस्ट रोज कम से कम 2 या 3 पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के देख रहा हूँ। इनकी डायबिटीज़ अगर आप पुअरली कंट्रोल्ड है, शुगर आप कंट्रोल नहीं रखते हैं या फिर आप शुगर कंट्रोल रखते हैं लेकिन एक्सरसाइज प्रॉपर्ली नहीं करते, तो धीरे धीरे आपके कंधे के मूवमेंट खत्म होने लग जाते हैं। आपको रात को उस कंधे की तरफ करवट लेके सोने में दिक्कत होती है और आप पीछे बैक को स्क्रैच नहीं कर सकते या सर पे कंघी नहीं कर सकते या पीछे के बटन बंद नहीं कर पाते। इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। तो अर्ली स्टेज में अगर आप डायग्नोज कर रहे हैं तो इसका सही समय पे इलाज संभव है। जी।
अब हम आते हैं डायग्नोसिस पे। जैसे कि आपने बताया कि इसके बहुत सारी वजह हो सकती हैं और ये कई उम्र के हर पड़ाव में हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो, लेकिन ज़रूरी है सही समय पे इलाज, और इलाज के लिए ज़रूरी है इसका सही तरह से डायग्नोसिस होना। डॉक्टर शर्मा, देखा गया है कि नॉर्मली हम अपने बॉडी एक्स को बहुत ही लाइटली लेते हैं, और खासकर महिलाओं की बात करूं तो ऐसा लगता है कि दे आर क्वाइट कैजुअल अबाउट दिस थिंग, कि दर्द तो जिंदगी का एक हिस्सा है, होता रहता है। थोड़े से वो टॉलरेंट भी होते हैं, सहनशील भी ज़्यादा होते हैं। उन्हें ये डिसाइड करने में, ऐसा फैसला लेने में टाइम लगता है कि कब वो सही वक्त है जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब हम चाहेंगे कि हमें आपसे मिले, कि वो सही वक्त कौन सा होता है कि आपको लगे कि नहीं, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, किस वक्त डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो डॉक्टर के पास विजिट कर लेने में कभी भी नुकसान नहीं है, क्योंकि बीमारी जब भी आपको पता चलती है, जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना आपको फायदा रहेगा। अगर हमारे शरीर में कोई भी दर्द 1-2 दिन से ज्यादा हो रहा है और हमें उसके लिए पेन किलर खाना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली डेली पेन किलर खाना पड़ रहा है, या फिर हमें कोई एक्टिविटीज को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, जैसे हम चल नहीं पा रहे हैं तो हम घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं में मेरे ख्याल से घर पर बैठकर वेट एंड वॉच करने की बजाय एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाकर दिखा लेना बेहतर है, ताकि अगर सही समय पर इलाज शुरू हो जाएगा तो पेशेंट को सही समय पर निदान होने से सही समय पर उपचार भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि वो आने वाले समय में किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाए। जी, तो जैसे कि डॉक्टर शर्मा ने बताया दर्शकों की, यदि आपको किसी पेन के लिए लगातार पेन किलर्स खानी पड़ रही हो, यानी वो 1-2-3 दिन से ज्यादा वो पेन परसिस्ट कर रहा हो और पेन किलर से ठीक ना हो रहा हो, यानी पेन किलर का असर है तब तक वो ठीक है और उसके असर खत्म होते ही वापस आपको पेन किलर खानी पड़ रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने दर्द को दिखाने के लिए कि उसकी वजह क्या है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस पे। तो घुटना या कंधे की बीमारी के डायग्नोसिस किस तरीके से किए जाते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं? देखिए, जब घुटने या कंधे के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं, स्पेशली जैसे बीइंग ए स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट इन अपोलो हॉस्पिटल, तो हम लोगों को, क्योंकि वो पेशेंट हम डेली ही देखते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं। इनके लिए सही एक्सपर्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि आसपास में किसी भी नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा लेते हैं, जिनको ये सारी चीज़ इतना वो एक्सपर्ट नहीं हो, तो वो पेन किलर देकर उसको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सही एक्सपर्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, जो स्पोर्ट्स इंजरी और इसके स्पेशलिस्ट हों। जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, अगर हमें डाउट होता है कि इसकी लिगामेंट या कार्टिलेज की इंजरी है, या फिर शोल्डर में जैसे कि रोटेटर कफ टियर है, या फिर बैंकार्ड प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पेशेंट्स को एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई एक हाईली डेवलप्ड इन्वेस्टिगेशन है, जिसके अंदर की पेशेंट को मैग्नेटिक तरीके से उसकी बीमारी का डायग्नोज होता है, और किसी भी प्रकार की जो सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम है, यानी कि लिगामेंट्स हुई, कार्टिलेज हुए, या नस की कोई भी प्रॉब्लम, तो एमआरआई इतना सेंसिटिव टेस्ट है कि हल्की से हल्की बीमारी भी उससे डायग्नोज की जा सकती है, और उससे सही समय पर बीमारी के आगे की स्टेज में जाने से पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत लोग इसे वेस्टेज ऑफ मनी या वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाता है कि शरीर के कौन से हिस्से में किस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि बिल्कुल वही दवाई आपको दी जा सके और आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें। जी बिल्कुल, सही समय पर एमआरआई करा लेने से सही बीमारी के निदान से ही मरीज को काफ़ी तसल्ली मिल जाती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब तक आपके घुटने की प्रॉब्लम आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज रहते हैं, मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे कोई हल्की सी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने देखा है कि मरीजों को जैसे ही पता चलता है कि मेरा बीमारी का निदान हो गया, डायग्नोसिस हो गया कि ये मेरे प्रॉब्लम है, ये लिगामेंट है, तो उनके 50% तो उनकी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है कि भाई मेरी बीमारी का डायग्नोस। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सही समय पर एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आपकी मेंटल टेंशन भी कम रहेगी, आपको पेन किलर्स भी नहीं खाने पड़ेंगे, सही समय पे इलाज सस्ता भी होगा और कम समय में आप पूरी तरह ठीक हो सकेंगे। यानी कि डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे। डॉक्टर, पहली बात जैसे कि आपने अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ऐसे में किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि डॉक्टर आपका क्वालिफाइड और एक अच्छी हॉस्पिटल में प्लेस्ड होंगे तो ही वो आपका जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से पकड़ पाएंगे। वो क्लिनिकल डायग्नोसिस करके, एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर जो की है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस करके काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि आपकी बीमारी क्या हो सकती है, और यदि उसके बाद वे रिकमेंड करते हैं तो आपको एमआरआई के लिए जाना भी सही होगा। तो डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर माने।
तो फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, एक वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे सिटी हेल्थ के बाकी के एपिसोड में। हम जानेंगे डॉक्टर नवीन शर्मा से कि किस तरह से घुटने और कंधे की तकलीफों का निदान संभव है। आजकल के मॉडर्न टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आपको इन दर्द से पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है। सर्जरी नहीं बल्कि बहुत सिंपल से प्रोसीजर्स भी हैं जिनसे कि आप अपने इन दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। तो आप कहीं जाइएगा मत। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे हम डॉक्टर नवीन शर्मा से बाकी बातें करने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद सिटी हेल्थ। Kids Paradise, place for kids which enhances the childhood, which unites mind, body, spirit of the kids. A school which offers AC classrooms, yoga, digital classrooms, high-tech labs, music and dance, cultural activities, dramatics, writing day and social work. CCTV in all classrooms. A paradise which grooms the childhood with beautiful colors. Admission open from playgroup to class 12th. Kids Paradise 15 Ambedkar Nagar, Imli Fatak, Jaipur. Phone number 5124105 3274675. पूछिए अपने सवाल हमारे लाइव फोन इन शो सिटी हेल्थ में हर शुक्रवार साय 5 बजे। अपने समस्याओं के समाधान के लिए डायल करें 014166102128 सिर्फ सिटी न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल आई हॉस्पिटल। आंखों के संपूर्ण जांच पर इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। सिद्धम ENT हॉस्पिटल, एक अत्याधुनिक एवं विश्वसनीय हॉस्पिटल जहां कान का ऑपरेशन किया जाता है बिना चीरफाड़ के, खर्राटों का इलाज लेटेस्ट मशीन द्वारा और साइनस का श्योर शॉर्ट इलाज बिना हड्डी काटे। सिद्धम ENT हॉस्पिटल 377 श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। क्या आपको डायबिटिक फुट है? लंबे समय से कोई घाव है? क्या आपको लकवा है? क्या आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी या ऑटिज्म है? प्राणवायु ऑक्सीजन थेरेपी से इलाज संभव है। आज ही मिलिए डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन शर्मा, जो कि जयपुर के अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं बिकॉज ही इज अ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट ऑल्सो। तो डॉक्टर शर्मा, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे जाना कि किस तरह की कॉमन बीमारियां हैं, आम बीमारियां हैं घुटने और कंधे से जुड़ी हुई। आजकल के एडवांस्ड मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। सुबह का न्यूज़पेपर आप खोलिए, आपको बहुत सारे एड्स मिल जाते हैं कि आपको ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऐसे में हमारे लिए कंफ्यूजन बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। ऐसी एक फील्ड आजकल एक इलाज का ऑप्शन है आर्थ्रोस्कोपी, जो कि लैप्रोस्कोपी से कुछ हमें जुड़ा हुआ सा लगता है और कन्वेंशनल सर्जरी से एक अलग सी चीज़ है। तो क्या आर्थ्रोस्कोपी, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थ्रोस्कोपी क्या है? देखिए, आर्थ्रोस्कोपी एक ऑर्थोपेडिक्स यानी बोन और जॉइंट से जुड़ी हुई एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है। जैसे कि आपने कहा कि लेप्रोस्कोपी से जुड़ी हुई ब्रांच है, क्योंकि इसमें जो भी ऑपरेशंस हैं वो कैमरे की मदद से किए जाते हैं। तो इसका फायदा, दो फायदे होते हैं इसके। बेसिकली एक तो ये है कि क्योंकि आप कैमरे से डायरेक्टली उस चीज़ को देख सकते हो, तो आपको बहुत बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती। हार्डली 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम, कई बार तो हमको स्टिच लगाने की भी जरूरत नहीं होती, इतना छोटा चीरा लगता है। तो चीरा इसमें बहुत छोटा होता है। ज़्यादा ऑपरेशन के दौरान जो कन्वेंशनल सर्जरी में जो काट छांट की जरूरत पड़ती है वो आर्थ्रोस्कोपी में नहीं करनी पड़ती। दूसरा, किसी प्रकार का मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। मरीज को ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना पड़ता। ऑपरेशन के अगले दिन से ही मरीज अपना चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। तो एक सामान्य सर्जरी की बजाय आर्थ्रोस्कोपी कराया हुआ पेशेंट कभी महसूस ही नहीं करता कि मेरा कोई मरीज को हॉस्पिटल में से कम रखा जाए। लेस देन 24 आवर्स में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। ज़्यादातर मरीज हमारे यहाँ से चलते हुए डिस्चार्ज होते हैं और आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हड्डी के कठिन ऑपरेशन बहुत ही छोटे चीज़ें से हो जाते हैं। तो मरीज भी इसमें काफ़ी खुश है, उसका खर्चा भी कम आता है सर्जरी से। उसकी पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। वो काम पे जल्दी जा सकता है, जल्दी से अपनी फंक्शनल लाइफ स्टार्ट कर सकता है।
यानी कि ऑपरेशन से जुड़े हुए जो फियर्स हैं, जो डर हमारे दिमाग में सर्जरी से जुड़े हुए होते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मतलब 4-5 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, चीरा लगेगा, फिर उस वो धीरे धीरे अपना टाइम लेके ठीक होगा, ये सब जो डर है उससे काफी हद तक जी हाँ, आर्थ्रोस्कोपी जो है एक वो सामान्य इन चीजों से सर्जरी, निजात मिलती बिल्कुल है। सामान्य सर्जरी की तुलना में तो आर्थ्रोस्कोपी एकदम रिवोल्यूशनरी ब्रांच है और धीरे धीरे यूज भी ऑर्थोपेडिक्स में बढ़ा जा रहा है। जी। तो जितना जो समस्याएं होती हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी ब्रेक से पहले, उनमें से आर्थ्रोस्कोपी किन चीजों में काफी कारगर सिद्ध होती है? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी यानी जो भी कंधे और घुटने से जुड़ी समस्याएं हैं उनमें लगभग 80 से 90% तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आर्थ्रोस्कोपी से सॉल्व कर सकते हैं। जी। यानी अगर आपके घुटने का लिगामेंट टूटा हुआ है या घुटने का कोई वाशर फटा हुआ है, जिसे मेनिस्कस कहते हैं या एसीएल टियर कहते हैं, तो ये जो समस्याएं हैं वो हम आर्थ्रोस्कोपी की मदद से सही कर सकते हैं, जिसमें हम आर्थ्रोस्कोपी से नया लिगामेंट बना सकते हैं, आपके लिगामेंट की रिपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका कंधा बार बार उतरता है, डिसलोकेशन हो जाते हैं आपके, तो आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम उस शोल्डर को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, आप 5-6 महीने से फिजियोथेरेपी ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आपको सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, आपके कंधे के मूवमेंट्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम लेजर ट्रीटमेंट द्वारा आपके कंधे के मूवमेंट्स को पहले जैसा लौटा सकते हैं। अगर आपको कंधे में रोटेटर कफ टियर है, आपका कंधा ऊंचा नहीं जाता है, ओल्ड एज में काफी कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपका कंधा पैरालाइज्ड ही हो गया है, तो आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम रोटेटर कफ को रिपेयर करके आपके कंधे के मूवमेंट्स को बिल्कुल पहले जैसा लौटा सकते हैं। जी, यानी कि काफी सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि जी हाँ। हमने डिस्कस की थी, काफी हद तक आर्थ्रोस्कोपी से है इनका ट्रीटमेंट संभव है। जी हाँ। जी। एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि आजकल घुटने का रिप्लेसमेंट आप देख रहे हैं काफी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। नी आर्थराइटिस के लिए काफी सारे डॉक्टर्स घुटने का रिप्लेसमेंट कराने की सलाह देते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं किसी वजह से अभी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते, 5-6 महीने रुकना चाहते हैं, 1-2 साल रुकना चाहते हैं, तो ऐसे मरीजों को भी आर्थ्रोस्कोपी से साल भर 2 साल तक पेन रिलीफ दिया जा सकता है। आर्थ्रोस्कोपी की मदद से हम घुटने की एक तरह से जिसे कहते हैं सर्विस जैसा वॉश करना, घुटने के जो पेन मीडिएटर्स हैं उनको वॉश कर सकते हैं, जी। घुटने में आर्टिफिशियल सीमेंट डाल सकते हैं, तो इसकी मदद से नी रिप्लेसमेंट की समस्या को कम से कम वो 1 साल से लेकर 2 साल तक टाल भी सकते हैं। और मेरे ख्याल में ऐसे में यदि अगर पेशेंट अपना मैनेजमेंट ढंग से करे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना या वॉक करना, जो भी उसके लिए उपयुक्त या है, अगर वो अपना weight करे तो शायद reduction- मेरे ख्याल से काफी और आगे हाँ। तक भी इस नी रिप्लेसमेंट को टाला जा जी हाँ, सकता अगर है। वो अपना वेट रिडक्शन कर पाता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर पाता है, तो उसके बाद नी रिप्लेसमेंट को ज्यादा से ज्यादा समय तक टालने में संभव हो अवॉइड सकता भी है। किया जा सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि बिल्कुल। आर्थ्रोस्कोपी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। आजकल के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं उसमें आर्थ्रोस्कोपी आई फील इज नॉट लेस देन एनी ब्लेसिंग, एक Yes, तरह का it's boon a ही है। miracle type of surgery. बिल्कुल बिल्कुल। आर्थ्रोस्कोपी में जैसे कि आपने कहा इट्स अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, यानी टाका कई बार नहीं भी हो, ऐसा भी बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो पोस्ट आर्थ्रोस्कोपिक रिकवरी जो होती है वो किस तरह की होती है, मतलब कितने वक्त तक पेशेंट को वो नॉन मोबाइल स्टेट में रहता है? नहीं, पेशेंट ज्यादातर कंडीशंस में ऑपरेशन के अगले दिन से ही चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। हम अगले दिन से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। आर्थ्रोस्कोपी का मैजिक यही है कि इसमें किसी भी तरह के आपको इमोबिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इमोबिलाइज ज्यादातर हम तब करते हैं जब बहुत सारे टांके होते हैं, हमें टांके टूटने का डर रहता है या ब्लीडिंग का डर रहता है। लेकिन क्योंकि आर्थ्रोस्कोपी में इतना मसल ट्रॉमा या बोन ट्रॉमा नहीं होता, तो जनरली ऑपरेशन के अगले दिन से ही मरीज चलना फिरना स्टार्ट कर सकता है। कुछ लोगों में अगर पेन होता है तो उनको हम 5-7 दिन के लिए वॉकर की सलाह दे सकते हैं। बाकी जनरली देयर इज नो बेड रेस्ट इन आर्थ्रोस्कोपी, तो किसी भी तरह का बेड रेस्ट आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में नहीं प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि हम जल्दी मोबिलाइजेशन की सलाह देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी पेशेंट मोबिलाइज होगा उतना ही जल्दी जॉइंट हील होता है। बिल्कुल। तो अब बेड रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो धीरे धीरे ऑर्थोपेडिक से वॉश आउट हो रहा है। हम लगभग किसी भी बीमारी में बेड रेस्ट आजकल सलाह नहीं देते हैं। और जैसे कि कुछ एक बीमारियां हैं जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, स्लिप डिस्क है या साइटिका है, जिसमें कन्वेंशनली हमने ये सुना है कि सीधे लेटने से ही वो बीमारियां ठीक होती हैं, तो क्या ऐसे में भी आर्थ्रोस्कोपी का कुछ हाँ। खास रोल होता है? स्पाइन की सर्जरीज भी आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा की जाती हैं, लेकिन उसको आर्थ्रोस्कोपी ना कहकर एंडोस्कोपिक सर्जरीज कहा जाता है, जी। क्योंकि स्पाइन कोई जॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीपल जॉइंट्स का कंबाइंड सिस्टम है। जी। तो एंडोस्कोपी से साइटिका की सर्जरी की जाती है। उसमें भी यही है कि ऑपरेशन के अगले दिन से मरीज चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, उसमें भी उसको किसी प्रकार का रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में जो चीरा होता है वो हार्डली 1 से 2 सेंटीमीटर का ही होता है। ये सर्जरी अभी बहुत हाई एंड सेंटर्स पे ही मौजूद है, जैसे जी। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में भी ये सर्जरी संभव है। जी। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं क्या उपलब्ध हैं आर्थ्रोस्कोपी की, जैसे कि आपने जी बताया हाँ, वो सब आर्थ्रोस्कोपी तरह की की सुविधाएं सभी तरह मौजूद की हैं? आर्थ्रोस्कोपी की एकदम टर्शरी लेवल, जिसे हम हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर कहते हैं, वो सारी आर्थ्रोस्कोपी शोल्डर की, नी जॉइंट की, एल्बो की, रिस्ट की, किसी भी प्रॉब्लम की आर्थ्रोस्कोपी अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में संभव है। हम
हर मंथ कम से कम 30 से 50 प्रोसीजर आर्थ्रोस्कोपी के यहाँ पे कर रहे हैं जी। और ज़्यादातर केसेस में मरीज काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। शुरू में वो चौंक जाते हैं कि इतना हाई एंड ट्रीटमेंट भी जयपुर में अवेलेबल हो सकता बिल्कुल, है ये क्या। भी एक बहुत खास बात है क्योंकि नॉर्मली एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है हाँ। कि कोई बड़ा ऑपरेशन है तो हमें बड़े शहरों में, बिल्कुल, कई जो बार मेरे जहाँ पास रह रहा है मरीज उसे आ बड़े शहरों में जाके जी हाँ, करवाना मुझे चाहता मरीज है। कई बार आके बताते हैं कि सर हम तो सोचते थे कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली या बड़े शहरों में ही होता होगा, जी। तो वो चौंक भी जाते हैं कि इतना हाई एंड ट्रीटमेंट। लेकिन थैंक्स टू अपोलो ग्रुप की जयपुर में इतना हाई एंड हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पर ये सब सर्विसेज प्रदान की जा रही जी। हैं और इससे मरीजों का बाहर जाना अब रुक गया है और जयपुर एक मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। और यहाँ के ओटीज के बारे में जैसे कि हमने सुना हुआ है कि अपोलो स्पेक्ट्रा के जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो काफी हाई एंड, काफी अच्छे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि इक्विपमेंट्स वगैरह क्या ये बहुत ही मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट्स यूज जी करते हाँ, ये हैं? बहुत ही लेटेस्ट किस्म के इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। किसी भी ऑपरेशन में जो हमारा सबसे बड़ा डर रहता है वो इन्फेक्शन का रहता है। इन्फेक्शन को रोकना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि कई बार ऐसे हाई वॉल्यूम सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि दिन के 10-10, 15-15 ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ऐसे में ऑपरेशंस को ढंग से मतलब ऑपरेशन थिएटर की ढंग से केयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसे में, या फिर मरीजों का लोड बहुत ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स में होता है। तो इसलिए यहाँ फॉरेन में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो डे केयर कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर कि लो वॉल्यूम सेंटर्स को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर कि तो पेशेंट को पर्सनलाइज केयर दी जाती है, मरीज को डॉक्टर ढंग से 2 से 3 घंटे देख के परामर्श देता है और उसके अलावा आप मरीज और पेशेंट उसको ऐसा फील होता है जैसे उसका ऑपरेशन उसके घर में ही हुआ है और उसको पूरा ध्यान दिया जा सकता है। और ऑपरेशन थिएटर में भी हम लोग दिन के 2 या 3 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करते, उससे क्या होता है कि क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपको दूसरे मरीज से किसी तरह का इन्फेक्शन लगने का चांस कम हो जाता है। 2 सर्जरीज के बीच में हम 3 से 4 घंटे का गैप देते हैं ताकि ऑपरेशन थिएटर में जो सारे बैक्टीरियाज हैं वो क्लियर हो जाए। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोग्राम्स को हम यूज करते हैं किस तरह से, तो हमारे यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं, देयर इज नो चांस ये बहुत ही इन्फेक्शन। खास बात है अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल की कि यहाँ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए खास बिल्कुल। कदम उठाए जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत है। important क्योंकि point कई है। बार क्या होता है कि बीमारी जो पेशेंट को है उससे ना होकर वो जब दूसरे पेशेंट्स के इन्फेक्शंस को कैच कर लेता है तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्रॉप अप हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अपोलो स्पेक्ट्रा में खासकर इस चीज का ध्यान रखा जाता है। तो डॉक्टर नवीन शर्मा, आप एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं। स्पोर्ट्स इंजरी से जो हमारा मतलब है वो सिर्फ क्या खेलते वक्त लगने वाली चोटों से है, या आजकल बहुत तरह के और फिटनेस के तरीके लोग बाग अडॉप्ट कर रहे हैं, मैराथन्स हो रही हैं, साइकिलिंग हो रही है, स्विमिंग हो रही है, तो क्या इनमें होने वाले वेयर एंड टियर के लिए भी पेशेंट को आप ही के पास आना चाहिए? जी हाँ, स्पोर्ट्स इंजरीज में न केवल सर्जिकल पार्ट है बल्कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे जिम के जो लोग हैं अचानक से जिम ज्वाइन करते हैं, उनको एकदम से 6 पैक बनाने का भूत सवार होता है, जल्दी से वो ट्रेनर के कहने पे कुछ भी एक्सरसाइज करने लगते हैं जो उनकी बॉडी को कई बार सूट करती है, कई बार नहीं करती है, तो इससे वो उनके इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। कई बार वो जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेने लग जाते हैं, जिससे कि हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि स्टेरॉइड की वजह से सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम स्पोर्ट्स इंजरीज में देखते हैं। जहाँ तक आपने उल्लेख किया कि मैराथन का, तो आजकल लोगों में मैराथन का बहुत चलन है, बहुत सारी कंपनियां जो है मैराथन को प्रमोट करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि मैराथन के लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लोग मैराथन के नाम पर सड़कों पर दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सड़कें दौड़ने के लिए नहीं बनाई गई हैं, दौड़ने के लिए प्रॉपर ट्रैक होते हैं, प्रॉपर शू वियर्स होते हैं जिनके साथ हमें दौड़ना चाहिए। तो मैराथन फिटनेस के लिए तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रैक्टिस सड़कों पर ना करके प्रॉपर, जिस प्रकार से सेंट्रल पार्क में एक प्रॉपर जॉगर्स स्पेस बनाया हुआ है, मिट्टी, सैंड यानी सॉफ्ट जमीन, सॉफ्ट ट्रैक पर ही हमें भागना चाहिए। भागने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको हार्ड सरफेस मिली, पत्थर मिला, सड़क मिली, कहीं पर भी आपने भागना स्टार्ट कर दिया। फिर दूसरा मैंने देखा है कि लोगों में सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत जुनून है। लोगों को लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो ऐसा नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने से हमारे हार्ट को काफ़ी फायदा मिलता है, लेकिन जिन लोगों को घुटनों की परेशानी पहले से ही है, घुटनों में दर्द है, ऐसे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि वो सीढ़ियाँ ना चढ़ें, क्योंकि किसी भी प्रकार का मल्टीपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो मूवमेंट है, ये पैटेलोफीमोरल जो अपना नी कैप जॉइंट है उसको डैमेज करता है। तो अगर आप फिट हैं तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नी पेन है या आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। ट्रेडमिल पे भागते वक्त भी कई लोग ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर लेते हैं, उसका एंगल 6, 9, 12, 15 तक करके कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने की लोगों में जो चाहत रहती है वो रहता है। लेकिन इससे भी आपके जॉइंट्स पे बहुत पेन पड़ता है, क्योंकि हमारा शरीर इस तरह से नहीं बनाया गया है कि हम चढ़ाई पर भागें।
चढ़ाई पर अगर आपको इंक्लाइन ट्रेडमिल यूज़ करना है तो आपको जो उसकी स्पीड है वो 6 से कम रखनी चाहिए। यही हम मरीजों को सलाह देते हैं कि अगर आप फिटनेस के लिए आप शरीर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ऐसी एक्सरसाइज का चुनाव करें जो आपको इम्प्रूव करें, पर उनमें जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी आपकी बॉडी को डैमेज ना करें वो कम से कम। तो इस तरह से प्रॉपर ट्रेनर के द्वारा एक्सरसाइज करें। अगर आपको किसी एक्सरसाइज को करते वक्त आपको लग रहा है कि बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो इमीडिएटली वो एक्सरसाइज को स्टॉप करें और अपने ट्रेनर से पूछें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी पूछें। बिल्कुल, यानी कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे में हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हमारे शरीर की हड्डियों को नुकसान पहुंचे और खासकर हमारे जॉइंट्स को, क्योंकि एक्सरसाइज करना, रनिंग करना या स्विमिंग करना, इनमें जो मूवमेंट है वो सारा हमारे जॉइंट्स का होता है, तो हमें अपनी जॉइंट्स का खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, आपके पास किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे कि कई बार देखा गया है कि ज़्यादा जिमिंग कर लेने से लोगों को टेनिस एल्बो बहुत ज़्यादा होता है या नी की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे में कोई सुझाव जो आप देना चाहेंगे? टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, इस प्रकार की एथलीट्स लेग, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। कई बार सेना भर्ती में जो जवान जाना चाहते हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अचानक से 20 से 21 किलोमीटर की दौड़ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको भी हमारी सलाह ये रहती है कि कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी बॉडी को वार्म अप करें और कोई भी ट्रेनिंग स्लोली स्टार्ट करें। अचानक से अगर कोई भी इंसान एकदम से 10-12 किलोमीटर भागेगा तो उसको पेन होना ही होना है। तो जो भी, अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम आने वाला है, फिजिकल ट्रेनिंग का कोई एग्जाम, जो आजकल यूथ्स में आर्मी में भर्ती होने के लिए काफ़ी सारे गाँव के जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं, जवान जाना चाहते हैं, तो उनको भी मेरी सलाह ये रहती है कि अगर आपका कोई एग्जाम है जो 3 से 4 महीने बाद आने वाला है, तो बजाय कि उसके 15 दिन पहले से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें, अभी से ग्रेजुअली आप ट्रेनिंग स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं। प्रॉपर शू वियर का इस्तेमाल करें, जो भागने की जो सरफेस है वो पथरीली ना हो, हार्ड ना हो या इंक्लाइन यानी चढ़ाई वाली सरफेस ना हो, इस तरह से उसका चुनाव करें, तभी आप ऐसे एग्जाम्स में सफल हो पाएंगे। जहाँ तक आपने उल्लेख किया टेनिस एल्बो का, तो टेनिस एल्बो एक काफ़ी कॉमन एल्बो जॉइंट की प्रॉब्लम है जो कि आजकल हम लोग देख रहे हैं फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। उसमें भी हम पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ज़्यादा हैवी काम ना करें, फिर अगर लेट स्टेज में पेशेंट्स आता है तो इंजेक्शन द्वारा उसका इलाज किया जा सकता है, और भी बहुत लेट स्टेज में आता है तो फिर उसको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज की सलाह दी जाती है। लेकिन बॉटम लाइन जो है वो ये है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यदि शुरू कर रहे हो, भले वो रनिंग हो या योगा हो, यहाँ तक योगा भी जो है कई बहुत गलत तरीके से किए हो योगा आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ज़रूरी है कि एक्सपर्ट के सुपरविजन में किया जाए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी शरीर की कैपेसिटी का आपको अंदाज़ा हो कि कहाँ वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है। यदि वो आपको दर्द दे रही है तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपको पिन पॉइंट कर सके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा ये देखा गया है कि विटामिन की प्रॉब्लम जो है, खासकर विटामिन डी की प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा लोगों के डायग्नोसिस में आई है कि विटामिन डी की कमी है और लोग बाग विटामिन डी पिल्स खा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसमें ऑल ओवर, अभी मैंने रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक आर्टिकल पढ़ा था कि विटामिन डी की जो पिल्स जैसा आप लोग कह रहे हैं कि खुद ही लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। विटामिन डी, अगर आपको बॉडी में जनरलाइज पेन रहता है, थकान रहती है, तो आप डॉक्टर के पास संपर्क कर सकते हैं। अगर वो आपको विटामिन डी के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें विटामिन डी कम आता है तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन विटामिन डी बाकी विटामिन की तरह नहीं होकर वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने वाला फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उसकी पिल्स को हम अनकंट्रोल्ड या अनलिमिटेड टाइम तक नहीं ले सकते। जनरली हम जब पेशेंट विटामिन डी डेफिशिएंट हमारे पास आता है तो हम उसको टैबलेट्स की सलाह देते हैं, तो 60,000 यूनिट्स 6 वीक्स के लिए उसको लेनी होती है। तो ऐसे में आप घर पे स्वयं ट्रीटमेंट ना करने के बजाय डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसको सही टाइम पे स्टॉप भी कर कराने के बाद ही विटामिन डी लेना बिल्कुल बिना टेस्ट कराए आपको कोई भी टैबलेट लेना या सेल्फ मेडिटेशन जो है वो हम हमेशा से ही मना करते हैं। और ये ज्यादातर देखा गया है कि लोग बाग न्यूज़पेपर्स में पढ़कर या दूसरों के सिम्टम्स सुनकर सोच लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि थकान ज्यादा रहती है, तो ये मान लिया गया कि हमारी किसी फला पड़ोसी को या जानने वाले को अगर थकान की वजह विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो हम मान लेते हैं कि हमारे साथ भी वही है, और वो टैबलेट्स हम लेनी शुरू कर देते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह के तो मैं किसी भी मेडिकेशन को सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको कम से कम डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कोई भी दवाई बिना कंट्रोल अनलिमिटेड टाइम तक लेना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, उससे आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। जी,
तो आज डॉक्टर नवीन शर्मा, जो जानकारियाँ आपने यहाँ हमें दी हैं और ख़ासकर आर्थ्रोस्कोपी के बारे में जो कुछ आपने हमें बताया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आज इस एपिसोड से बहुत लाभ मिला होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हमें दिया और हमें इतनी सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। मैं भी आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद करता हूं और सिटी केबल के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको नी या शोल्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा इंतज़ार ना करें, उस चीज़ के अपने आप सही हो जाने की उम्मीद ना करें, बल्कि सही समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाएं ताकि आप बजाय कि वो बीमारी आगे बढ़े, जैसा कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सही समय पर सही इलाज से आप ठीक हो सकें और अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें। धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन का सही आनंद लें और उसके लिए डॉक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि वो आपको ये बताते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसका निदान कैसे है। और विश्वास मानिए, निदान हर समस्या का है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपके जागरूक होने की कि कब आप अपने लक्षण को पकड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे सही इलाज लेकर आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नवीन शर्मा। थैंक यू। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस्मा अग्रवाल आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले वीक हम फिर होंगे हाजिर एक नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सर, ये ह्यूमन नेचर है। अगर सपोज मुझे किसी ने कुछ कहा, ठीक है, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए मैंने खुद को होल्ड किया, ये तो सब बोलते रिएक्ट नहीं करना, बट कैसे इस चीज़ को स्टॉप करें? आप